बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूदा हुकूमत और GHQ के माबैन क्या कुछ चल रहा है और पिंडी वालों को इस वक्त कौन ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल हो नहीं रहा बल्कि पिंडी वालों को ब्लैकमेल कर कौन रहा है, और अगर अपनी रविश ठीक ना की गई तो कहां तक मामलात पहुंच सकते हैं और गुस्सा किस हद तक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बात कौमी सलामती तक आन पहुंची है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट। और इस वक्त इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इस सारे मामले को बदल के रख देने वाला दावा जो है वो इंतहाई पिंडी के करीबी शख्स की जानिब से आया है। और इस सब के अंदर अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो आने वाले वक्त के हवाले से भी बहुत सी चीजें वाज़े हो सकती हैं। और इस ब्लैकमेलिंग के पेश नजर एक बड़ी वाज़े वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर ये ब्लैकमेलिंग और ये रविश ना छोड़ी गई और किस तरह से सियासतदान जो हैं उनसे मुतनफर हुआ जा रहा है और सियासतदान जो हैं उनकी पॉलिसीज को बिल्कुल मुल्क के लिए गलत समझा जा रहा है, ये इस वक्त बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पर है। और इससे पहले भी आपको पता होगा कि टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त हुई और रावलपिंडी के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ, अहम तरीन लोगों को बुलाया गया और एक मईशत दानों पर मबनी टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बात की गई थी। और वो इसीलिए था कि जी मुश्किल फैसले जो है ना ये सियासतदान नहीं कर सकते, और एक टेक्नोक्रेट सेटअप आए जो साल डेढ़ आए, 2 साल आए, 6 महीने से 2 साल तक का वक्त हो, आके वो सारे मुश्किल फैसले करे, मईशत को ट्रैक पे डाले और चीजें वापस सियासतदानों के हवाले कर दे। ये सब कुछ जारी बात है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये आईनी या कानूनी कदम नहीं हो सकता। अब इस सब में यह भी एक पॉइंट है कि एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से बड़े फैसले कर सकती है। अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट ही अवाम के फैसले करे तो मामलात ठीक रहते हैं, तो मामलात दुरुस्त रहते हैं। लेकिन जारी बात है वो क्या अवामिल थे जिन्होंने फैसला साजों को और ताकतवर हलकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि वो टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ बढ़े या फिर वो अल्टरनेट ऑप्शंस, डेमोक्रेसी ना हो और एक टेक्नोक्रेट सेटअप हो जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन वो अल्टरनेट सेटअप्स की तरफ जाएं। अब उन मुलाकातों के अंदर जिस तरह मैंने कल भी एक जगह जिक्र किया कि शबर जैदी साहब जो हैं उन्होंने भी उन मुलाकातों के हवाले से बड़ी अहम बातें की और ये करीब भी समझे जाते हैं। ये जारी बात है कि जो ब्रीफिंग्स हो रही हैं उन ब्रीफिंग्स का हिस्सा भी हैं, क्योंकि ब्रीफिंग्स उस वक्त से हो रही हैं जब जनरल बाजवा चीफ थे और उस वक्त भी आप देख लें कि जिन लोगों को हफीज शेख को बुलाया गया, रजा बाकर को बुलाया गया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया था क्योंकि बीच में ये प्लान जो है ये एग्जीक्यूट करना था। और इवन शौकत तरीन साहब तक को बुला लिया गया जिसमें मिफ्ताह इस्माइल भी बैठे थे और कहा था कि मदद करो। शौकत तरीन डट गया क्योंकि शौकत तरीन ने कहा कि मुझे आपने मेरे घर से निकाल दिया ये कह के कि मैं घर ठीक तरीके से नहीं चला रहा और अब आप मुझे ही वापस बुला के कह रहे हैं कि ये जो नया बंदा आया इसकी मदद करो कि घर चलाना कैसे है। आप इस तरह से चीजें नहीं चल सकती। तो जाहिर बात है लेकिन उस वक्त से चीजें जो हैं वो जेर गर्दिश हैं और उस वक्त से चीजें जो हैं वो जेर गौर हैं। अब यहां पर जो जाहिर बात है जैदी साहब हैं, इन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर दी हैं और इन्होंने जो बातें की हैं एक तो उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, दूसरा इन्होंने GHQ की ब्लैकमेलिंग के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया है। और जाहिर बात है कि अगर GHQ को या रावलपिंडी को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ये खबर जो है या ये तासर ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो दिया नहीं होगा, सियासतदानों ने तो नहीं दिया होगा। हम देखना अभी शबर जैदी साहब हम GHQ को ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा नहीं होता। ब्लैकमेल करने वाला तो मानता ही नहीं कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो तो कह रहे हैं हम तो सिर्फ अपनी एक स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। जो ब्लैकमेल हो रहा होता है उसे ये तासर आता है और जारी बात है कि फिर इन्हें अगर ये तासुर मिला है तो इन्हें फिर उसी जानिब से मिला है जिनके हवाले से ये कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब पाकिस्तान को इस वक्त इनका ये मानना है कि बहुत मुश्किल हो चुका है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कि डिफॉल्ट से निकाल सकें अब।
और इनके मुताबिक इन्होंने ये दावा किया है और इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है जैदी साहब की कि सबसे ज्यादा स्टेक, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मईशत के अंदर पिंडी वाले इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाए, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेक्स जो है वो उनके हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मईशत की टेंशन भी उनको है बकौल जैदी साहब के, और साइकोलॉजिकली उन्हें ज्यादा फर्क पड़ रहा है, सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक जानिब ये सब कुछ का, और अब ये साथ शायद ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है या फिर ये अगलों को भी लग रहा है कि चूंकि हमें मईशत की ज्यादा टेंशन है इसलिए हमें मईशत के मामले पर ब्लैकमेल और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, और हमारी इस टेंशन का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि ये इस वक्त कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस वक्त पिंडी वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और पिंडी वाले जो हैं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं आईएमएफ के मामलात के हवाले से। ये सियासी लोग, अब इसमें गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि आगे अब आप पूरी स्टेटमेंट सुनेंगे तो फिर सबसे मुतनफर नजर आ रहे हैं कि ये सियासी लोग आईएमएफ के मामलात के हवाले से अपना फायदा कर रहे हैं, आईएमएफ के मामलात के हवाले से पिंडी वालों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पाकिस्तान का लैंडस्केप है, वो पूरे का पूरा अभी वो सीरियसनेस दिखाई नहीं पा रहा आईएमएफ के मुज़ाकरात के अंदर जो दिखाने चाहिए थे। और सियासतदान इस वक्त चाहते हैं कि कोई जुगाड़ कर लिया जाए और आईएमएफ की आंखों में धूल झोंकी जाए। अब जाहिर बात है सियासतदानों में अगर अभी के आईएमएफ प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें पीटीआई का तो कोई अमल दखल नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट ही है, तो जाहिर बात है इन्हें लग रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ की आंखों में धूल झोंकना चाहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। और इस सब के अंदर मौजूदा हुकूमत जो है, फिर ये ऑब्वियस सी बात है कि इनकी सियासतदान से मुराद मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को या पिंडी वालों को, जाहिर बात है पिंडी वाला किसे नहीं पता पिंडी में कौन है, पिंडी वालों को ब्लैकमेल कर रही है। और इवन इन्होंने ये तक कह दिया है, जिससे आप एक अमूमी मिजाज और एक जो सोच है उसे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। कहते हैं कि पहले पैसे आए तो शौकत तरीन साहब फैल गए, फिर पैसे आए तो इसहाक डार साहब फैल गए। ये रियासत का मामला है, आईएमएफ का ट्रस्ट इस वजह से खत्म हो चुका है रियासत पाकिस्तान के ऊपर, और वो इन सियासतदानों के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो इन सियासतदानों के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये प्रोग्राम तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद ये चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर चलेंगे और मामलात जो हैं वो जूं के तूं रह जाएंगे। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि इसमें सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके हवाले से डिससैटिस्फैक्शन या उन पर अदम एतमाद का इजहार है मईशत चलाने के हवाले से। और इन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान जो है वो, उसे कहा जा रहा है कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर लाएं। पाकिस्तान कमिटमेंट तो कर रहा है आईएमएफ के साथ, लेकिन पाकिस्तान रोड मैप नहीं दे पा रहा आईएमएफ को कि हमने ये करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल इनके कहने का मकसद यह है कि आपको कोई कहे कि तुमने K2 सर कर लेनी, आपको मैं कर लूंगा, अगला कहे कि कैसे करोगे, क्या तरीका होगा, कब करोगे, तो आपके पास कोई रोड मैप ना हो। तो इस सब के अंदर अब ये जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, जो इन्होंने एक बात कही है वो ये है कि सियासतदानों को चाहिए कि पाकिस्तान के हालात देखें, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज को ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब ये सारी चीजें अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगी। एक तो ये कि हुकूमत और जीएचक्यू के माबैन क्या चल रहा है, हुकूमत और अच्छा आगे अब करना क्या है। अगर ये सियासतदान नहीं अपना हाउस इन ऑर्डर लाते फिर क्या हो सकता है, उस पर अगले हिस्से में बात करते हैं कि पिंडी वालों को इस वक्त जो पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान में या गवर्नमेंट है वो ब्लैकमेल कर रही है आईएमएफ के मामले पर। और जाहिर बात है कि वो क्यों स्टेक होल्डर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिंडी वाले स्टेक होल्डर क्यों है पाकिस्तान की मईशत के, क्योंकि आपकी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम तरीन जुज आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपके पास पैसे ना हुए, आपके पास मामलात ठीक तरीके से चलाने की सकत ना हुई, आपके इवन एटमी असासे तक महफूज नहीं है, फिर कुछ भी महफूज नहीं है। फिर श्रीलंका की तरह आईएमएफ कहेगा अपनी फौज की तादाद भी कम करो, ये भी करो, वो भी करो, और भूखा जो बंदा है फिर उसे सारी बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि जाहिर बात है अल्टीमेटली पहली प्रेफरेंस तो रोटी है। रोटी नहीं होगी, खाने के लाले पड़े होंगे, तो फिर दिफा किस चीज का होगा। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज है और ऑब्वियसली इसमें सारे मामलात। और जाहिर बात है कि अगर अगलों को ये लग रहा है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है तो फिर जाहिर बात है जब आपको कोई लगे, आपको महसूस हो कि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको गुस्सा भी आता है, आप तप भी जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर शबर जैदी साहब ने एक बात किया है कि अगर ये सब ठीक ना हुआ तो वो सब हो जाएगा जिस खतरे का मैं इजहार करता आया हूं। और जाहिर बात है उसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज है। एक तो आपका मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, लेकिन डिफॉल्ट के हवाले
हवाले से कल इन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान के साथ जितना खराब होना थे हालात पाकिस्तान के, वो हालात खराब हो चुके हैं। इससे ज्यादा अब पाकिस्तान के हालात क्या मजीद खराब होने हैं। डिफॉल्ट पाकिस्तान तकरीबन जो होना था पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। लेकिन अब अगर हालात ठीक ना किए गए तो उस खतरे की जानिब मुल्क बढ़ सकता है जिस खतरे का, जिस खदशे का इजहार शबर जैदी साहब कर चुके हैं। उसमें जाहिर बात है, आपको पता है कि मुल्क में एक इमरजेंसी का निफाज भी ऑन द टेबल है। उस इमरजेंसी को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, आईने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक इमरजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इमरजेंसी नाफिज करके उस इमरजेंसी को इकोनॉमिक इमरजेंसी या मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर तो किया जा सकता है। कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है ना, और उसके पेश नज़र बहुत से ऐसे इकदाम, और फिर उसके अंदर जारी बात है अदलिया अगर ऑन द सेम पेज आ जाए फिर तो बहुत सी चीज़ों को अपने हिसाब से लेके जाया जा सकता है। फिर एक टेक्नोक्रेट सेटअप, फिर उस टेक्नोक्रेट सेटअप और पॉलिटिशियंस के ऊपर एतमाद ना करना, आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर, और ये कहना कि ये आएंगे, ये हालात ठीक करेंगे, सब कुछ फिट करके, गाड़ी सेट करके, जब चलने के काबिल हो जाएगी वापस असल ड्राइवर को दे देंगे, तो टेक्नोक्रेट जो है वो एक मैकेनिक की तरह आएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी जो है, जारी बात है, इससे पहले मार्केट में गर्दिश करती रही। अच्छा, दूसरी जानिब गवर्नमेंट अब एक और स्ट्रैटेजी लगाना चाह रही है कि हम ठीक कर लेंगे लेकिन हमारे पास वक्त कम है, हम ठीक कर लेंगे, हमारे पास वक्त कम है। और गालिबन मुझे लग रहा है इसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ब्लैकमेल कर रही है कि जी कौमी असम्बली की मुद्दत को 1 साल मजीद बढ़ा दिया जाए और हम 1 साल मजीद इक़्तिदार के ऊपर काबिज रहें, और इमरजेंसी का नाम लगाकर, इमरजेंसी का बहाना बनाकर। और गालिबन यही वो चीज़ है जिसे रोकने के लिए अगर मामलात को ख़राबी की जानिब ले जाया जाए, और इस सब के अंदर डार साहब की जो डबल गेम्स हैं वो भी आया हो जाती हैं कि वो पता नहीं अब वो पिंडी वालों को क्या बता रहे हैं, पिंडी वालों को क्या उन्होंने इस वक्त शप दिया हुआ है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, या फिर उन्हें किस तरह के अंधेरे में रख रहे हैं। क्योंकि लफ्ज़ों का और फिगर्स का और फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो हेर फेर है वो डार साहब पे ख़त्म है, और वो डारनॉमिक्स का सबसे बड़ा कारनामा है। और उसमें इस दफ़ा तो इतने हालात इन्होंने ख़राब कर दिए कि वो कम से कम किताबी बातों में ही पाकिस्तान की मैशत ठीक नहीं हो रही। पहले तो चले अंदर से खोखली होती थी, ऊपर से रंग रोगन हो जाता था, अब तो ऊपर जो रंग है वो भी नहीं टिक पा रहा क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। लेकिन ये शबर जैदी साहब की बातें इग्नोर नहीं की जा सकती, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन है कि सियासतदान पिंडी वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर मी, और इसके जो असरात हो सकते हैं ऑब्वियसली वो भी बड़े अजीबो गरीब हो सकते हैं, और वो होने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम है, वो चलता रहना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज तो होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।